बच्चों बुक्स खोला के नहीं? टेक इट इजी, टेक इट इजी। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग? एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेंगे। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। आज फिर से हम सेल्फ असेसमेंट 4 लेके आए हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे पार्ट 1 है। ओके, चलिए ज़्यादा देर न करके स्टार्ट किया जाए। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इन ए सर्किट। फंक्शन क्या होता है गैल्वेनोमीटर का? गैल्वेनोमीटर यूज होता है किसमें? करंट को नापने, मतलब करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ करंट को हम देखते हैं अगर गैल्वेनोमीटर में कि किसी भी तार में करंट कितना है या नहीं है, पहला ये चीज़। और दूसरा, अगर है तो कितना है। ओके, गैल्वेनोमीटर करंट को और वोल्टमीटर वोल्टेज को। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है सिंपल सा, पावर क्या है? एबिलिटी है कन्वर्ज और डाइवर्ज। किसी भी रे को कितना कोई भी कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। डाइवर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे आए, कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो, और डाइवर्ज मतलब किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो। ओके ना, इसका भी डिफाइन मैं दिखा दूंगा और इसका पीडीएफ तो वैसे भी लिंक इसमें रहेगा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिख लीजिएगा अगर खुद से लिखा ना हो रहा। थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों ये किया जाता है? क्योंकि देखो, फोटोसिंथेसिस में बिना सनलाइट के होगा नहीं। सनलाइट क्या? हीट है। सिंपल सी बात है, सनलाइट क्या? हीट है। अगर बिना हीट का फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और ये चीज़ जानते हैं, अगर जिस चीज़ में हीट लगता है, एब्जॉर्ब जो भी करता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये भी रिएक्शन क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? एंडोथर्मिक है, कंसिडर किया गया है। ओके, अब है वाई मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट मतलब कार्बन कंपाउंड, ज़्यादा कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? तो इसका रीज़न देखो, पुअर कंडक्टर किस दो रीज़न से होते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ और, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो पाते, मतलब टूटते नहीं हैं जल्दी। ओके ना, जब वो टूटते नहीं हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन टूटता ही नहीं है, डिसोसिएट नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। और करंट सिंपल सा, करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो का होना। अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ बहेगा। विदाउट इलेक्ट्रॉन करंट इज नॉट अवेलेबल इन एनी मटेरियल। ओके, तो डिसोसिएट नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, कोई भी चीज़ टूटता नहीं, कोई भी कार्बन कंपाउंड जल्दी। व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड क्या है ना? देखो, होमोलोगस सीरीज मतलब सेम इसका रहना चाहिए, सेम, जैसे कि OH है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, तो अगर होमोलोगस हो C2H5OH, CH3OH। ओके, देखो होमोलोगस मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों में। क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और ये होमोलोगस मतलब इसको मैनेज को देखो कितना कार्बन का आ रहा है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 2, मतलब CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और 14 यूनिट मास का डिफरेंस होना चाहिए। 14 यूनिट मास का डिफरेंस, इसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। हाँ, फिर इसको होमोलोगस सीरीज नहीं बोलते हैं। अगर जो ना मान लो, रुको, अगर मान लो C2H5OH ले लो, C2H5O ले लो, ठीक ना, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ओके ना, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना। और ये पिछले बार भी आया हुआ था, पिछले में भी आया हुआ था। ओके ना, तो व्हाट इज मीन बाय ट्रेड ऑफ एन इंडिविजुअल। ट्रेड किसको कहते हैं? ओके ना, होमोलोगस देखो, होमोलोगस सीरीज आर द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अ सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर बाय CH2, अभी देखा है ना इतना, 14 मास यूनिट का डिफर होना चाहिए, उसको बोलेंगे।
देखो एक कैरेक्टर फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनिज, ट्रेड क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज का कैरेक्टर फ्यूचर, जैसे कि कोई एक का कैरेक्टर ये है तो उसके प्रजाति का भी वही कैरेक्टर होना चाहिए, ट्रेड। ओके ना। अब है नेम द यूनिट इनहेरिटेंस, व्हाट इज द फंक्शन। इनहेरिटेंस कोई एक यूनिट बताना है इनहेरिटेंस का, तो जीन क्या करता है, वेरी करवाता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो क्या कराता है, एक जनरेशन से क्या कराता है दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कराता है, जीन का यही काम है ना। ओके ये हो गया। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कनकेव मिरर का। देखो ये कनकेव मिरर हुआ, मैं बताऊं ये केव अंदर धंसा हुआ, देखो केव गुफा जैसा बना हुआ, इसको कनकेव बोलेंगे। ओके ना, ये ऐसे कर दो और इस तरफ जो ना शाइनिंग और सरफेस लगा दो। ओके ना, तो ये कनकेव, इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल फोकस। तो इसका डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के और जिस पॉइंट से वो पास किया उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ओके, जिस पॉइंट से वो पास किया उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अब है YRLY कॉमनली यूज्ड एन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, गिव रीजन। क्यों यूज होता है LY इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में, तो इसका रीज़न है, देखो LY का 2-3 रीज़न। LY का रेसिस्टेंस जो है ना वो हाई होता है। ओके ना, LY का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और ये जल्दी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। दोनों चीज़ें, रेसिस्टेंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसलिए नहीं होता है। ओके, अब 8 क्वेश्चन नंबर है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर ह्यूमिड डे मतलब नमी टाइप का डे, मतलब जस्ट लाइक हल्का हल्का नमी हो मौसम में। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कॉन्टेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू बी। तो क्या करता है, देखो ह्यूमिड है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ह्यूमिड डे मतलब एयर में हल्का हल्का वाटर प्रोड्यूस होगा, वाटर पार्टिकल। तो वाटर पार्टिकल मतलब H2O है, H2O प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगर H2O रहेगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ओके ना, या कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसको मतलब ये जो डाला गया है कैल्शियम क्लोराइड कंटेनिंग ट्यूब में, ये बोल रहा है द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का इसमें रोल क्या है, तो ये H2O मतलब जितनी भी मॉइस्चर है गैस में तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके ना, जितनी मॉइस्चर है वो गैस में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका ये रोल है। अब है जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज लस्टर। तो आयोडीन, ये सबको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ओके ना, तो एल्युमिनियम जो यूज़ होता है वो क्या, कौन सा प्रॉपर्टी है और क्यों। तो इसका देखो, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला तो ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी हो, मतलब हीट अगर लेगा तो ही ना वो ये करेगा। इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्या मतलब है, हमको गर्म से मतलब है, गर्म करेंगे तो हीट, इसी से मतलब है ना, हमको हीट चाहिए ना खाना बनाने के लिए। डक्टिलिटी से भी कोई मतलब नहीं है मुझे, हाई मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है। कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो खाना क्या बनाएंगे, पहले हमारा बर्तन ही गल जाएगा। तो इसी के लिए 1 और 4 मतलब ऑप्शन डी। एलिमेंट PQRS हैव एटॉमिक नंबर 11, 15, 17, 18 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट नॉन मेटल, विच ऑफ फ्लोइंग देन रिएक्टिव नॉन मेटल, कौन सा इसमें रिएक्टिव नॉन मेटल है। ओके ना, तो इसमें रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, PQR P, देखो नॉन मेटल पूछ रहा है। 11 क्या है, सोडियम है, 11 क्या है, सोडियम है। 15 क्या है, फॉस्फोरस है। 17 क्या है, क्लोरीन है। 18 क्या है, 18 आर्गन है। तो बताओ, ये तो नॉन मेटल नहीं है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, बट ये रिएक्टिव नहीं है। ये फॉस्फोरस भी नहीं, सोडियम तो मेटल है, तो क्लोरीन, सॉरी फॉस्फोरस और क्लोरीन होगा ना, मतलब QR, ऑप्शन सी हो जाएगा QR।
नेक्स्ट है ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन साइड ए एंड इमर्ज ऑफ द होल अदर फेस द बॉक्स विच इज फ्लोइंग इनसाइड द। देखो इस तरफ से रे लाइट जा रहा है, ओके ना, ये जा रहा है बहुत सारा 10 रे जा रहा है, और इस बॉक्स में कोई ऐसा मिरर रखा है जो मुझे नहीं पता है, और यहाँ से दिख रहा है कि अंदर लाइट जाने के बाद ये कन्वर्ज हो जा रहा है, सॉरी डाइवर्ज हो जा रहा है, मतलब फैल जा रहा है किसी एक पॉइंट से, ओके ना। तो क्या रखा हुआ है ऐसा अंदर जो डाइवर्ज हो रहा है? कनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या कन्वेक्स लेंस, या प्रिज्म क्या होगा बताओ, खुद से सोचो। देखो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। कन्वेक्स लेंस आता है एक पॉइंट पे, मिलता है, फिर वहाँ से डाइवर्ज हो जाता है। कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ओके ना। तो इसी के लिए डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? देखो एक कन्वेक्स हैज़ 4 डायोप्टर, पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25, ओके। 4 डायोप्टर, देखो इसका पावर दिया हुआ 4 डायोप्टर, फोकल लेंथ बोल रहा है इतना है, फिर एक कन्वेक्स लेंस डायोप्टर इतना है और फोकल लेंथ बोल रहा है 0.25, एक कनकेव लेंस का डायोप्टर इतना है, फोकल लेंथ बोल रहा है 0.25, कनकेव लेंस का डायोप्टर इतना है, हैविंग फोकल लेंथ 0.25, ओके। तो इसमें कौन सा ट्रू होगा? देखो ऐसे ट्रू तो इसमें ए और डी है, ये 2 ट्रू आ रहा है, इसका भी इतना ही होगा। 1 पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1/f, अगर f निकालना है तो 1/p, पावर कितना डायोप्टर, मतलब f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25 मीटर, ओके ना। फोर डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ, 4 डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ, सॉरी ये -4 है, ठीक ना, -4 है। ए और डी दोनों सही है, अब इसकी मिस्टेक है। अब 12 क्वेश्चन नंबर, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी ड्यू टू, क्यों ब्लूइश कलर क्यों होता है वाटर का, इसका रीज़न क्या है, ओके ना, बताओ क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट इन द वाटर, नो। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, जब एल्गी प्रेजेंट रहेगा तो ग्रीन होता है, ओके ना, यहाँ ब्लूइश कलर बोल रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, नो ये भी बिल्कुल नहीं। स्कैटर ऑफ लाइट, इसका ऑप्शन ये होगा, स्कैटर ऑफ लाइट। उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर है, एक्युमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हाई ट्रॉपिक लेवल इज नॉन एज, क्या होगा 13 का? तो 13 का होगा यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन होगा। इसका डिफाइन यही होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है तो फूड चैन, इन द फूड चैन इन इंक्रीजिंग अमाउंट ईच एट ईच हाई ट्रॉफिक लेवल। बायोमैग्निफिकेशन वो होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो होता है, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, जैसे कि मान लो गोट को ले लो, बकरी, ओके, अगर वो इंसान, बकरी में अगर बायोडिग्रेडेबल अगर 1% है, ओके ना, अब वो अगर इंसान खाता है, इंसान खाएगा तो उसमें 2%, मतलब इंक्रीज, इसका अमाउंट ट्रॉफिक लेवल का अमाउंट क्या हो रहेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, ओके। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड, इसका क्या होगा? तो इसका होगा प्रोड्यूसर। ऑर्गेनिज्म जो सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। मतलब कोई भी एनर्जी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ओके ना, तो उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब आगे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ओके ना, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फ्रॉम रेड लाइट एंड वायलेट। क्या सही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है, मतलब ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होता है रेड लाइट एंड वायलेट लाइट।
क्या इसका सही है? सही है, हाँ ये सही है, डिफरेंट होता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पेयर में जो रहता है मीडिया का, डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पेयर का मीडिया डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यस, ये भी सही है, मतलब कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू तो है ही, और आर जो एग्जाम्पल भी है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी है, सॉरी एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ओके, 15 क्वेश्चन नंबर है, ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग। यस ट्रू, दोनों बेनिफिशियल भी है ओजोन, जो कि बेनिफिशियल इसलिए है कि हम यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे आता है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके ना, स्टॉप द रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रोटेक्ट द ओजोन। सही है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम प्रोड्यूस करना छोड़ दें, जस्ट लाइक फ्रिज से ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उससे हमारा ओजोन प्रोटेक्ट रहेगा और यूवी रे हमारे इधर नहीं आएगा, जिससे हमारा स्किन खराब नहीं होगा। तो बट इसका ये रीज़न नहीं है, ओके ना, इसका ये रीज़न नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी ट्रू बट बी इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाला ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद वॉल आर प्रेजेंट इन द आर्टरी, ट्रू फॉल्स, वॉल आर्टरी में प्रेजेंट नहीं रहता है। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हाउ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ट्रू है, मतलब ए फॉल्स है, बी ट्रू है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इसका बी हो जाएगा, उसका ए हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फ्लोइंग। ये जो टेबल दिया हुआ है इसका आंसर देना है। ए स्टूडेंट टुक सैंपल 4 मेटल ए बी एंड सी, एडेड द फ्लोइंग सॉल्यूशन 1 by 1, द रिजल्ट ऑफ्टन हैव टेबल 1 by 1 ऐड किया गया तो ये हुआ। अगर आयरन सल्फेट से ए क्या किया, रिएक्ट किया तो क्या किया, नो रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ना, ये रिएक्शन नहीं किया, ये भी रिएक्शन नहीं किया, सी भी रिएक्शन नहीं किया, मतलब बी क्या लग रहा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और बोल रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर बी को रखा गया तो क्या होगा, तो बी क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि बी हाईली रिएक्टिव है। ओके ना, अरेंज कर रहा है एबीसीडी में, एबीसीडी में अगर अरेंजमेंट करने बोल रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले होगा बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। ओके, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा डी में कोई रिएक्शन नहीं है। ओके ना, तो ऑप्शन कहाँ है, बी ए सी डी, ये ऑप्शन ए सही है। विच गैस प्रोड्यूस व्हेन HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। अगर कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, अगर HCl जो है ना ये किया गया रिएक्टिव मेटल में, विच गैस प्रोड्यूस, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब HCl एडिट करा जाएगा रिएक्टिव मेटल में, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ये सबको पता है, अगर कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ए बी रिएक्ट किया गया तो AX बी बना, मतलब बी को डिस्प्लेस कर दिया, सी और प्लस AX हुआ तो CY ए को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब C इज मोस्ट रिएक्टिव, C इज मोस्ट रिएक्टिव। ओके, अब B इज लीस्ट रिएक्टिव, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। और कहीं पे क्या, अब है स्टडी द डायग्राम, द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। डायग्राम से आंसर बताना। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द पार्ट मार्क्ड ए इन द डायग्राम। डायग्राम देखिए, पार्ट ए क्या, कौन किस क्या डिनोट कर रहा है, पार्ट ए देखो ऊपर का क्या क्या है इसमें, पार्ट ए। ओके ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पॉलन है। देखो ये चीज़ जो ना फिगर अगर अच्छे से याद कर लो ना, या फिगर बनाना सीख लो तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये लगभग हर असेसमेंट में दे रहा है, हर असेसमेंट में ये दे रहा है, और इसका क्वेश्चन भी है, व्हाट इज पॉलिनेशन भी है, उसके मेथड भी पूछ रहा है, हर चीज़ में, हर एक सेल्फ असेसमेंट में, इनमें भी एग्जाम में भी पूछ दे। तो इसीलिए ये चीज़ मतलब फिगर के साथ पूरा माइंड में रखो, ठीक ना। तो ए क्या है, पॉलन है, ये पॉलन साफ दिख रहा है, पॉलन ऊपर से आता है, ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब में अंदर जाता है। ओके ना, तो यहाँ जाके ऑब्वियल से मिलता है नहीं, है ना ये। तो हाउ डज ए रीच पार्ट बी, पार्ट बी में कैसे रीच पहुँचता है,
तो बाय पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के द्वारा पार्ट बी में पहुंचता है। किसके द्वारा? बाय पॉलिनेशन। ओके ना, लिख दो बाय पॉलिनेशन, बाय पॉलिनेशन। स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ द पार्ट सी, पार्ट सी का इम्पोर्टेंट क्या है? ओके ना, पार्ट सी कैरी मेल गैमेट। देखो ये मेल गैमेट को कैरी करता है कहाँ तक? एग तक पहुंचाता है। ओके ना, यहाँ से ले आता नहीं, ऊपर से यहाँ देखो ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब से ये इसको कहाँ ले आता है? एग में, ओव्यूल में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है व्हाट हैपन टू द पार्ट मार्ट डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। क्या होगा पार्ट डी में? पार्ट डी में, पार्ट डी में क्या होगा? तो पार्ट डी में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है वैसे? पार्ट डी है ही ना। देखो पार्ट डी स्टाइल में चेंज होगा। क्या? चेंज इनटू स्टाइल, चेंज इनटू स्टाइल। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू सीड फ्रूट एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ओवेरी एंड ओव्यूल रिस्पेक्टिवली, नहीं ओव्यूल एंड ओवेरी रिस्पेक्टिवली, हाँ ये ऑप्शन सही है। ओके ना, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो पूछ रहा है 19 क्वेश्चन यूज द गिवन पार्ट ऑफ द टेबल, आंसर एनी 4 क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ओके, 4 क्वेश्चन बताना है। ग्रुप नंबर पीरियड नंबर दिया हुआ, ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 और 18 3 4 5। ओके, स्मॉल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट कैसे होगा? इसमें इस लाइन में होगा, इस लाइन का होगा। एटॉमिक नंबर अगर लेफ्ट से राइट जाके लिखा हो तो डिक्रीज होता है, मतलब ई क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। ओके, 4 होगा ऑप्शन। अगर इसको नीचे लेंगे तो क्या होगा? ऑर्बिटल एटॉमिक साइज बढ़ता है और इस तरह बढ़ने से घटता है। उसका एटॉमिक कॉम्बिनेशन बोल रहा है ई का, तो ई कौन सा है? थर्ड पीरियड में सोचो, थर्ड पीरियड कौन सा होता है? थर्ड पीरियड निकालने का तरीका देखो, निकालने का 2 2 10 18, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पीरियड ये 18 हो गया ना। 18 का एटॉमिक नंबर 17 16 और 18 ग्रुप नंबर में आता नहीं है, 18 ग्रुप नंबर में 16 मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना? 16 निकालने का तरीका इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से अगर किसी को प्रॉब्लम निकालने में वो भी निकाल दूर हो जाएगा। ओके, 16 मतलब 16 क्या होता है? ये एल देखो बहुत बच्चों को एसपीजीएफ नहीं आता, एसपीजीएफ बनाने इसको एसपीजीएफ बनाते चाहो तो उसे बनाओ, तो के एल एम एन, ठीक है, इसे बना सकते हो। लेकिन के एल एम एन सिर्फ 18 एलिमेंट के लिए ये है, ठीक है, 18 एलिमेंट से ज़्यादा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके ना, तो अगर तुम लोग को इससे अच्छा लगता है इसे बनाओ, के एल एम एन से एसपीजीएफ से अगर अच्छा लगता है उसे बनाओ। ओके, ये 2 8 और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, 16 है ना, 10 6। ओके 16 एटॉमिक कॉन्फिगरेशन ये हो गया। अब क्या है? Identify element which have similar physical and chemical property of the element Y. Element Y, element Y. क्या identify similar physical and chemical property as element Y? तो कौन कौन सा X का है और Z का है? ये नीचे वाले मतलब ग्रुप में क्या होता है? सेम होता है। किसी भी ग्रुप में जाओ तो उसका सबका प्रॉपर्टी सेम होता है। मतलब इसका ग्रुप कौन सा? ये है X और Y का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? X और ऑप्शन बताते हैं, इसका आंसर X और Y। ओके, 19 क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर है द नंबर ऑफ पीरियड दैट मॉडर्न पीरियड टेबल कितना है? 7 होता है। कितना होते हैं? 7। एंड एलिमेंट A बिलोंग टू थर्ड पीरियड ग्रुप 16, थर्ड पीरियड में ग्रुप 16 में पीरियड फाइंड आउट द वैलेंस, वैलेंस कितना होगा? वैलेंस कितना होगा? तो देखो KLM 286 6 लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है, तो 8 -6 कर दो। अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे 6 है तो अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंस निकालने के लिए 8 से माइनस करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो वैलेंस कितना है? 2। अब रीड द पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन गिवन बोलो। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट, द लेफ्ट अपर चैम्बर A then relax it, contract the and the blood allowed to enter the next chamber B as it expand. When the muscles left lower chamber the heart contract, blood pump out to the body y aorta. मतलब ब्लड मतलब हार्ट का सर्कुलेशन रोक दिया हुआ, ऑक्सीजन आता है कहाँ से? लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स आया कहाँ? कम टू थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के अपर चैम्बर में, लेफ्ट अपर चैम्बर हार्ट रिलैक्स, वो रिलैक्स हुआ एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक अंदर नहीं एक दबता है फिर उठता है, दबता है उठता है। द ब्लड अलाउड टू इंटर नेक्स्ट चैम्बर, नेक्स्ट चैम्बर ब्लड गया। व्हेन मसल्स लेफ्ट लोअर चैम्बर, जब मसल्स लोअर चैम्बर का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पंप किया अल्टा से। Deoxygenated blood reach from the body to the upper chamber and the right side of the heart and it expand as this part contract. The corresponding lower chamber dilute this, transfer the blood to right ventricle which in turn pump it to lung for oxygenated. Okay, देखो वो पढ़ना है, उसको क्वेश्चन बताना है। Which of the following correctly represent the ABCD gases? ABCD दिया हुआ है, उसे जो क्या क्या है, कौन क्या है? तो A क्या है? देखो A क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। B क्या है? राइट और आर्टियम है। देखो इसे अगर तुम दोनों तुमको डायग्राम याद रहेगा तो ये सब आराम से बन जाएगा। C क्या है? राइट वेंट्रिकल। D लेफ्ट आर्टियम। Which chamber of human heart can contain blood? कौन सा कंटेंट ब्लड करता है? तो देखो A एंड B, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन? करेक्ट रूट क्या है ब्लड ह्यूमन का? तो ए, यहाँ से देखो वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम। ओके ना, तो यहाँ देखो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले जाता है राइट वेंट्रिकल में, ओके, वहाँ से आता है लेफ्ट आर्टियम में, फिर लंग्स, फिर ए मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट आर्टियम। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसका व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन में क्या प्रिवेंट करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉल इन हार्ट या डीप मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल या ऑल ऑफ दीज, तीन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वॉल, वॉल इसको ये करता है। अब ई ऑप्शन एस, ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये सही है क्या? सही है। ओके ना, अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ नहीं करता। ओके ना, ये सही है। ह्यूमन हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर। बी भी सही है, डिफरेंट चैम्बर होता है उसमें, 4 चैम्बर होते हैं।
तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए तब तक ये इतना ही। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट 2 में जो कि वो भी जल्द अपलोड हो जाएगा, और अगर कुछ और चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए या क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय। मेहनत से करें और आगे बढ़ें। That's all, students.